पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, प्रोसेस एंड स्टेजेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग, दिस इज़ मोनिशा। और आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट थ्योरी की प्रोसेस के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञान का विकास। संज्ञान का मतलब होगा आपकी बुद्धिमत्ता का विकास, विवेक का विकास, किस तरह से बच्चे का स्टेप बाय स्टेप जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसका विकास होता है। इसके बारे में पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी। पियाजे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये थ्योरी अपने ही बच्चों पर रिसर्च करके दी थी। उन्होंने अपने 3 बच्चों पर इसका पूरा रिसर्च किया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे किस तरीके से डेवलप होते हैं, उनका बौद्धिक विकास कैसे होता है और फिजिकल विकास के साथ साथ में उनके संज्ञान का विकास यानी कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टेजेस के बारे में जो उन्होंने बताया है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत डिटेल में, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसके बारे में बताया है। प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा वो वीडियो। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बताऊं तो जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। की कॉन्सेप्ट हैं जो पियाजे की पूरी थ्योरी के वो हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, डीकॉन्स्टलाइजेशन और एनिमेशन, कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस से लेकर इंटीग्रेशन तक, ये सब स्टेजेस के बीच में आता है कि किस तरीके से बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति आती है, कैसे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, कैसे वो उससे बाहर निकलता है, डिडक्टिव रीजनिंग कब स्टार्ट होती है और डिसेंट्रलाइजेशन, एनिमेशन और कंजर्वेशन कैसे होता है बच्चे के अंदर और इंटीग्रेशन कैसे आता है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में, तो हम बात करेंगे किसकी? स्कीमा, सिमुलेशन, इक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, तो चेंजेस इन स्कीमा, प्रोसेस फॉर एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन। अब यहाँ पर ये 2 वर्ड हैं जो हमें समझने हैं, वो क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, स्कीमा किसे कहते हैं पहले आप इसे समझ लीजिए। स्कीमा की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी भी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पहली बार देखते हैं, आप उसको पहले से नहीं जानते हैं, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो आप किस तरीके से उसके बारे में एक राय कायम करेंगे। तो ऐसा होगा कि आप उसे देखेंगे, आपने जो कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स आपके मस्तिष्क में होंगे, उसी से उसको रिलेट करके कोई ना कोई एक राय कायम करेंगे, तब तक जब तक कि आपको सही जो कॉन्सेप्ट है उस वस्तु के बारे में वो नहीं पता चलता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जब हम जैनिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक 4 अंधे व्यक्तियों को एक हाथी को दिखाया गया। ठीक है, तो हाथी को देखने के बाद क्या किया, किसी ने उसके एक पैर को पकड़ा, किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा, किसी ने उसके कान को पकड़ा। अब उनसे जब पूछा गया कि हाथी कैसा होता है तो उन्होंने वहाँ कहा एक खम्बे जैसा होता है, किसी ने कहा एक अजगर जैसा होता है, किसी ने कहा एक रस्सी जैसा होता है, किसी ने कहा एक सूप के जैसा होता है। तो यानी जिसने जो भी चीज़ को पकड़ा था, जिसने पैर को पकड़ा था उसे खम्बा दिखाई दिया, जिसने सूंड को पकड़ा था उसे अजगर जैसा नज़र आया, जिसने पूंछ को पकड़ा था उसे रस्सी जैसा नज़र आया, जिसने कान को पकड़ा था उसे सूप के जैसा नज़र आया। लेकिन उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, नहीं, ये आपने उसके एक एक पार्ट को पकड़ा था, जबकि हाथी असली में इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो लेकिन जब तक उनके इस जो एक्चुअल पिक्चर है हाथी की वो उन्हें नहीं समझाई गई थी, तब तक तो उनके दिमाग में किस तरीके का स्कीमा बन गया था कि हाथी जो है वो एक खंबे की तरह होता है या सूप की तरह होता है ना। तो इसी को स्कीमा कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करता है, पहले से अपनी इंफॉर्मेशन जो
कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन उसकी होती है, अभी तक उसने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो कुछ भी थॉट्स या जो कुछ भी थिंकिंग उसके अंदर जमा होती है उसके अनुसार बच्चा अपनी एक राय कायम करता है किसी भी वस्तु के बारे में। ठीक है, अब जैसे अगर किसी ने, छोटा सा बच्चा है, उसने चिड़िया को देखा, उस चिड़िया को देखने के बाद उसने हेलीकॉप्टर को देखा या प्लेन को देखा, तो उसको क्या लगा कि वो भी एक क्या है, चिड़िया है। लेकिन जब उसे उसके किसी टीचर ने या उसके मदर फादर में से किसी ने बता दिया कि नहीं बेटा ये चिड़िया है, लेकिन ये जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये हेलीकॉप्टर है या ये एक एरोप्लेन है, तो उसने फिर अपने दिमाग में जो प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर करके अब क्या सोच लिया कि नहीं, चिड़िया अलग होती है और एरोप्लेन अलग होता है। तो ये क्या होता है, स्कीमा में क्या हुआ, उसके चेंज हुआ, उसने जो पहले से इकट्ठे किए हुए थॉट्स थे उसको क्या किया, चेंज किया। अब प्रोसेस क्या है स्कीमा में चेंज होने की, एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन। ठीक है, तो प्याजे ने इसको समझाने के लिए ये एक स्टेप्स बताए हैं, एसिमिलेशन, फिर इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, जो कुछ भी वो नया सीखता है, डिसइक्विलिब्रियम, और फिर लास्ट में एकोमोडेशन। अगर आपकी स्कीमा चेंज होती है तो ये 5 प्रोसेस हैं जिसके तहत आपकी स्कीमा में चेंज आते हैं। अब हम समझेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसात करना, अपने आप में समझ लेना। ठीक है, और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समायोजन। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब बच्चे ने एक किसको देखा, एक एरोप्लेन को देखा है ना, और एक पक्षी को देखा, तो दोनों में क्या सोचा उसने कि दोनों ही चीज़ें एक हैं, दोनों ही लिविंग थिंग है। लेकिन तो यहाँ पर क्या हो गया, आत्मसातकरण कर लिया उसने, बच्चे ने, उसने समझ लिया कि पक्षी और एरोप्लेन एक ही चीज़ है। ठीक है, अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई कि दोनों को उसने क्या समझ लिया, एक जैसा, समान है, एक ही तरह से नज़र आते हैं, इसलिए एक जैसे, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी टीचर ने उसको बताया कि नहीं, ये एक लिविंग थिंग है, मतलब कि पक्षी जो है वो लिविंग और चीज़ में आता है, लेकिन जो एरोप्लेन है वो देखने में बड़ा है, लेकिन जब ऊपर उड़ता है तो छोटा नज़र आता है, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और उसमें हम ट्रेवल करते हैं, जैसे हम बस में और टैक्सी में और ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, वैसे ही हम उसमें भी ट्रेवल करते हैं। तो अब क्या हो गया, ये बच्चे के माइंड में न्यू सिचुएशन आ गई, है ना। अब न्यू सिचुएशन आ गई तो उसके बाद क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, मतलब उसने समझ लिया कि ये एक एरोप्लेन है और ये दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, एक वर्ड है, मतलब पक्षी है ना। उसने अपने आप को ये चीज़ समझा ली, तो इक्विलिब्रियम टू क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। और अब उसने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली, एकोमोडेट कर ली कि नहीं, अब मैं जब भी कभी वो पक्षी को देखेगा तो उसको पक्षी ही समझेगा, और जब वो एरोप्लेन को देखेगा तो एरोप्लेन ही समझेगा। तो उसकी स्कीमा जो प्री डिटरमाइंड स्कीमा थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो ये प्रोसेस हुआ किसका, किसी भी स्कीमा में चेंज होने का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कीमा क्या होती है, हमारे माइंड के प्री डिटरमाइंड, जो सोच में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, स्कीमा। लेकिन जब हम नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज गेन करने के बाद हम उस अपनी प्री डिटरमाइंड स्कीमा को बदलते हैं और दूसरी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन, है ना। न्यू स्कीमा का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। तो प्रोसेस क्लियर है आपको। पहली क्या होती है, एसिमिलेशन, जिसको हम कहते हैं आत्मसातकरण। दूसरी होती है, अब अगर हमें चेंज आता है तो क्यों हम उसको एक जैसा मानते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें समान दिखाई देती हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। फिर हमें नॉलेज प्राप्त होता है, जिससे हम उसके अपने माइंड में न्यू सिचुएशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर हमारे माइंड में आता है डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें हम की पहले की पिक्चर और अभी की पिक्चर में अंतर करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और उसके बाद होता है एकोमोडेशन, फिर हम नई नॉलेज को या सही नॉलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हम नई स्कीमा का निर्माण करते हैं, हमें नई चीज़ समझ में आ जाती है। तो प्याजे ने बताया कि इस तरीके से ही हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो लगातार फर्दर इम्प्रूव होती जाती है, अपडेट होती जाती है। हम समझते जाते हैं कि किस तरह से नए थॉट्स क्रिएट होते हैं और जो पुरानी चीज़ है वो हम उसको सुधार लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था
प्रोसेस का, जिसके तहत उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चा सोचता है और अपनी स्कीमा का निर्माण करता है। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, हालांकि मैंने आपको जो इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें स्टेजेस काफ़ी अच्छे से बताई थी, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल में नहीं, बहुत ही ब्रीफ में बता देती हूँ, आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि क्या है पियाजे की स्टेजेस। डिटेल में जाना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा। जीन पियाजे जो थे वो स्विस बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने जो काम था उनका वो बायोलॉजी की फील्ड में, फिलॉसफी के फील्ड में और साइकोलॉजी के फील्ड में था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी ये माने जाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पता था, इस वजह से वो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं प्रोसेस के बारे में। और इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है अगर हम अपनी ही थॉट्स का निर्माण खुद करें, अपने दिमाग में नए नए थॉट्स क्रिएट करें और उसके बाद हम उसको क्या करें, अपने ज्ञान का, अपनी स्कीमा का निर्माण करें, जब हम खुद अपने प्रोसेस से समझें। अब जैसे अगर उसकी टीचर, जिसने बच्चे ने पक्षी और एरोप्लेन में डिफरेंस नहीं किया था, उसने बच्चे को बता दिया जाता कि नहीं रट लो कि ये जो है वो एरोप्लेन है, लेकिन ये जो है वो क्या है, पक्षी है, आपको बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, तो उसकी नई स्कीमा का निर्माण नहीं हो पाता। उसको पहले बच्चे को खुद उसके बारे में पूछा गया कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, लेकिन फिर हमने क्या बताया, दोनों में डिफरेंस करना बताया। उनकी जो इक्विलिब्रियम की स्टेजेस थी उसको अलग किया, उसके बाद में न्यू स्टेज को क्रिएट किया और फिर उसको सही कॉन्सेप्ट समझने में उसकी हेल्प करी। तो ये होता है, इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। आप उन्हें अपने ज्ञान को मत थोपिए उन पर, आप उन्हें नई चीज़ सीखने के में हेल्प कीजिए। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस में पहली स्टेज बताई गई थी संवेगी गामक अवस्था, सेंसी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा हर चीज़ अपने मुंह से, अपने सेंसेस से सीखता है, तो इसमें सेंसेस को टीचर्स बताया गया है। इसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, इमिटेटिव बिहेवियर करता है, आपकी नकल करता है। आप उसके सामने मुंह हिलाएंगे तो वो वैसा हिलाएगा, ताली बजाएंगे ताली बजाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जैसे आप करते हो वैसे रिपीट करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति आती है। पहले बच्चा अपने सामने जो कुछ भी होता है उसे सच मानता है, उसके सामने से हट जाता है तो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है, लेकिन धीरे धीरे इसी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति आती है। अब जो भी उसकी आंखों के सामने है उसका स्थायित्व उसके माइंड में बन जाता है। जब उसके सामने से वो वस्तु हटा दी जाती है तो उसे वो खोजता है। तो ये स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज थी हमारी सेंसरी मोटर की स्टेज, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की। दूसरी अवस्था जिसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। तो इसमें 2 भागों में डिवाइड किया था इन्होंने, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष के बीच में। यहाँ पे बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग करता है, तर्क करने योग्य जो बातें होती हैं उस में तो बात नहीं करता है, अतार्किक बातें करता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी उसके माइंड में जो कुछ भी थॉट्स आते हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है। पलटन और विकेंद्रीकरण की स्थिति नहीं आती है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होता, इन्वर्स बिहेवियर उसका नहीं होता है ना। अगर वो रास्ते में जा रहा है, लेफ़्ट और राइट को नहीं समझ पाता है, वापस नहीं आ पाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसे कहा जाता है टॉय एज, जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है ना। कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट थे, ईगोसेंट्रिज्म इसका मेन कॉन्सेप्ट था, बच्चे अपने अहम को केंद्रित मानकर काम करता है। एनिमिज्म की बात होती है, हर चीज़ को वो लिविंग थिंग मानता है। लिविंग थिंग इन द सेंस, अगर उसके सामने खिलौने का कुत्ता रखा हुआ है और एक असली वाला है तो दोनों को वो इक्वली मानेगा। उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर दोनों चीज़ क्या है, एक जैसी है। खिलौनों से खेलता है, उनसे बात करता है, उनको सत्य मानता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, सही हैं, है ना। तो ये अवस्था होती है इसकी क्या, टॉय एज की अवस्था, जिसको 2 से 7 वर्ष के बीच में बना गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी जो है इसके बाद में आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसे कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक है कि बच्चा अब चीज़ों को कॉन्क्रीट वे में समझना शुरू कर देता है। खिलौनों से खेलने के साथ साथ में वो अपने जो लॉजिक्स हैं उसको भी इम्प्रूव करता है, लॉजिक्स को क्लियर करता है। रूप आकार अगर किसी भी चीज़ का है तो उसके बारे में वो सोचता है, अपनी राय कायम करता है, उसकी बनावट के बारे में सोचता है, उसके रंग और रूप के बारे में सोचता है। इस तरीके से बच्चा जो भी चीज़ कॉन्क्रीट वे में उसके सामने आ रही है उसके बारे में अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो उसके तर्क हैं वो लॉजिकल हो जाते हैं, लॉजिक से भरे हो जाते हैं और उसके बाद में हर चीज़ को बहुत कॉन्क्रीट वे में वो समझने की कोशिश करता है। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, राइट लेफ्ट के बारे में जो पहले नहीं समझ पाता था बच्चा अब समझ जाता है। रिश्ते नाते के बारे में समझने लगता है कि अगर वो किसी का भाई है, दूसरी उसकी बहन है तो मतलब क्या रिलेशन है वो समझना शुरू कर देता है। इसको हम प्री गैंग एज, इसमें बच्चा गैंग का निर्माण करता है और प्री गैंग एज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब लास्ट अवस्था आ जाती है प्री ऑपरेशनल के बाद में आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 12 वर्ष से स्टार्ट होती है। 12 वर्ष से स्टार्ट होने के बाद लास्ट से चलती रहती है जब तक कि उसका डेवलपमेंट होता है ना। तो ये अवस्था जो है इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में, मतलब इमोशंस के बारे में, सहानुभूति के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और जो इसके अंदर जो इमोशंस आते हैं जैसे कि देशभक्ति का इमोशन है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का इमोशन, ये सब कुछ उसके अंदर भर जाते हैं। बच्चा फील करना स्टार्ट कर देता है, उसको फीलिंग्स आ जाती हैं, है ना। अमूर्त चीज़ों के बारे में जो जिनका शेप और साइज सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है, ऐसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। अपनी थिंकिंग को बताता है, वो क्या सोचता है लोगों के बारे में, क्या समझता है। डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक दोनों ही उसकी डेवलप हो जाते हैं, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, लॉजिक समझाना और समझने का काम उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडल्टहुड की बात आ जाती है। एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था से बच्चा एडल्टहुड में प्रवेश कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है बच्चे की और इसको कहा जाता है प्री गैंग एज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैंग एज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है गैंग एज, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो थी इसके पहले, इसको कहा जाता था प्री गैंग एज, है ना। टॉय एज किसको कहा जाता है, टॉय एज किसको कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल को, है ना। उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को कहा जाता है प्री गैंग एज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है गैंग एज। डिडक्टिव रीजनिंग, ईगोसेंट्रिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। हाइपोथेटिक प्रॉब्लम के बारे में बच्चा बात करने लगता है, सोचने लगता है, उसको समझ में आने लगती हैं, है ना। कंजर्वेशन क्या होता है ये भी मतलब अब समझ लेता है बच्चा, कंजर्व कर लेता है थॉट्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी डेवलप हो जाती हैं। तो आई होप आपको बहुत क्लियरली ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अब चूँकि प्रोसेस में था, इसमें एजुकेशन में हम इसका पूरी प्रोसेस का कैसे उपयोग कर सकते हैं, स्टेजेस का और प्रोसेस जो हमने समझी है प्याजे की, इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे को कैसे आपको सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, इसका पूरा उनके जो दिमाग का विकास है वो किस किस स्टेप में हो रहा है, ये आपको सब उन्होंने समझा दिया। अब आपके सामने जिस तरीके के भी स्टूडेंट हैं, जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें कैसे समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे, अपने ज्ञान को उन पर थोपने की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि आप उन्हें ऐसे समझाएं कि बच्चे के अंदर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को फिर वो समझें और लॉजिकल वे में उसके आंसर्स को ढूंढने का प्रयास करें। तो ये थी प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। बहुत अच्छी थ्योरी है और एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगी। आप बने रहिएगा सेल्फ लर्निंग के साथ में। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इन वीडियोस के कारण हेल्प हो पा रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और बताइए आप और किस तरह से वीडियोस चाहते हैं, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।